सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि धेले की करप्शन के मामले पर हुकूमत और शहबाज शरीफ में मैच पड़ा है। बरतानवी अदालत का फैसला पाकिस्तानी सियासत में एक मुअम्मा बन गया है। शहबाज शरीफ बरी हुए हैं या नहीं, रहबर बेवकूफ बना रहे हैं और अवाम को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों तरफ से धड़ाधड़ बयानबाजी की इनिंग्स जारी है। आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इल्जाम यह लगाया कि 48 घंटों से अवाम को गुमराह किया जा रहा है। 9 दिसंबर 2019 को शहजाद सलीम NCA हुकाम से मिले, करप्शन, रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग का पस मंजर बताया, मुमकिन तहकीकात के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। फिर कहा जा रहा है कि NCA को दरखास्त नहीं दी। शहबाज शरीफ के बकौल कहा जा रहा है कि बेटा बरी हो गया और मैं बरी नहीं हुआ। अगर करप्शन की होती तो NCA हमें बख्श देती। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि सेट असाइड करने का हुक्म क्लीन चिट है। दूसरी तरफ मरीम नवाज ने शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल सादिक और अमीन करार दे दिया। इंटरनेशनल, उनका यह कहना चच्चा से इजहार यकजहती है या फिर गहरा तंज, ये वही जाने, क्योंकि पार्टी के अंदर बयानिए को लेकर मरीम नवाज और शहबाज शरीफ में जो घुमसान का रन पड़ा है वो अब किसी से ढका छुपा नहीं। जबकि लंदन बैठे नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हम गैर जरूरी तौर पर लड़ाई नहीं चाहते। अगर मुफाहमत के जरिए आईन और कानून की बालादस्ती कायम होती हो तो फिर लड़ाई की जरूरत नहीं होगी। नवाज शरीफ के इस बयान से पता चलता है कि अगर मगर के साथ मुफाहमत के लिए वो भी तैयार हैं, लेकिन इनकी साहबजादी के ऐसे इरादे हरगिज दिखाई नहीं देते। आज साथियों से गुफ्तगू में मरीम नवाज के लहजे में फिर ललकार थी। पैगाम यह था कि हमसे लड़ना है तो सियासी लड़ाई लड़ो। धमकी यह थी कि वीडियोस इनके भी पास हैं जिसे वो वक्त आने पर जारी करेंगी। एक तरफ मुफाहमत की बातें, दूसरी तरफ मज़ाहमत के इशारे। नून लीग के क्या है इरादे? मखमसा खत्म नहीं हुआ, कशमकश जारी है। शायद इसीलिए शेख रशीद नून लीग में अब 2 की बजाय 3 ग्रुप बनने की पेशगोइयां कर रहे हैं। नून लीग की सियासत का मुस्तकबिल क्या है? बरतानवी अदालत के फैसले के मामले में कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसी से आगाज करेंगे। बाबर डोगर, गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ हैं। बाबर साहब, आप पहले भी डॉक्यूमेंट्स कराए थे, आपने वो फैसला पढ़कर सुनाया था ताकि हकीकत लोगों पर वाज़ेह हो जाए, और आपने बताया कि एक जो फैसला आया है उसमें तो शहबाज शरीफ का नाम ही नहीं है, वो फ्लैट वाले मामले पर है। उस पर भी शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने तो कर्ज लिया था, कर्ज लेकर उन्होंने फ्लैट लिया था। यानी इस हुकूमत को तो ये ख्याल करना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब ने कर्ज लेकर फ्लैट लिया था, उसके भी पीछे पड़ गए। अब देखें उसामा साहब, वो ये कह रहे हैं कि जो बरतानिया में जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने जो उनका सारे मामलात को देखा है तो उसमें कहीं 2 नंबरी नज़र नहीं है। वो बरतानिया है, ये पाकिस्तान है। बरतानिया में ये सारे अपने मामला ठीक रखते हैं। सारी जो करप्शन के चार्जेज हैं, जब वहाँ पर ये पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, उनकी एजेंसी ने जो सवाल पूछे वो सारे जवाबात ये दे रहे हैं, तो पाकिस्तान की एजेंसीज को भी थोड़ी सी इज्जत बख्श दें, उनको भी थोड़ी सी, जैसा वोट को इज्जत हुआ है, हमारी FIA नैब को भी इज्जत दे दें, उनको भी किसी सीधे सवाल का जवाब दे दें। अब मुझे एक बात बताएं, ये मेरे पास लिस्ट है, ये सरकारी कागज़ हैं। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन FIR इन एंटी करप्शन सर्कल लाहौर। 57 जो फिक्टिशियस अकाउंट्स हैं उनमें 3.7 बिलियन का एक अकाउंट है जो TY है, उसका नाम है मलिक मकसूद, उसके नाम पे वो रमज़ान शुगर मिल का मुलाजिम है। टी बॉय एक 2.8 बिलियन जो है वो 2008 में एक अकाउंट खोला गया है। फेक कंपनी अलफकरी ट्रेडर्स है जो कहीं मिलती नहीं है। अच्छा। तीसरा 2.5 मिलियन का एक अकाउंट है जो कि वो भी वारिस ट्रेडर्स के नाम पे है। जो उसके बाद 1.75 बिलियन का है, ये PN है मोहम्मद असलम, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर भी है। 1.7 यानी 1 अरब 75 करोड़ का एक PN के अकाउंट में इतने पैसे हैं। उसके बाद 1.67 बिलियन ये जनाब क्लर्क अजहर इबास है, ये भी रमज़ान शुगर मिल का क्लर्क है। उसके बाद 1.57 बिलियन की ट्रांजैक्शन है, वो भी क्लर्क है रमज़ान शुगर मिल का अजहर अब्बास। उसके बाद जनाब 1.57 बिलियन का एक अकाउंट है, वो भी रमज़ान शुगर मिल में क्लर्क है गुलाम शब्बीर। उसके बाद 1.55 बिलियन का एक अकाउंट है,
अब्दुल जब्बार है, ये भी जनाब वहाँ पर एक छोटा सा केन ग्रोअर है जो रमज़ान शुगर मिल से वाबस्ता है। 1.42 बिलियन का एक और अकाउंट है जो क्लर्क है रमज़ान शुगर मिल का, खिज़र हयात, उसके नाम पर है। फिर एक और 1.37 बिलियन का है जो कि कैसर अब्बास का है, और ये भी रमज़ान शुगर बिल में जनाब वहाँ पर क्लर्क है। इसके बाद 1.28 बिलियन का है, ये जनाब पीएन है गुलजार ए खान, पीएन समझा, एक पीएन का 1.28। फिर 1.25 बिलियन का है अकबर ट्रेडर्स का। उसके बाद फिर मैं सिर्फ क्लर्कों की आपको दे देता हूँ कि 1.18 बिलियन का क्लर्क है इकरार हुसैन, 880 मिलियन है क्लर्क है अनवार, 715 मिलियन है क्लर्क है मोहम्मद यासीन, 555 मिलियन है और ये कंपनी है। अब मेरा मतलब है ये जो सारे रमज़ान शुगर मिल के क्लर्क हैं, किसी के नाम पे जनाब ये है 1.5 अरब, 1.25 अरब, 1.25 अरब, और ये सारे रमज़ान शुगर मिल के जो है मुलाजमीन है, 22 मुलाजमीन है। अब जब शहबाज शीसा से पूछा जाता है वो कहते हैं जी मुझे नहीं पता, हमजा से पूछें, हमजा कहता है सलमान से पूछें, सलमान कहता है शहबाज शीसा से पूछें। अब जवाब FIA को या नैब को देने को कोई तैयार नहीं है। अच्छा, वहाँ पर ये बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि जनाब हम तो इंटरनेशनल जनाब सादिक अमीन हो गए, और जो पूछा गया वो सारा हमने जवाब दे दिया और वो सारा मसला हल हो गया। अच्छा चले, अब एक मिनट समझा थोड़ा सा। अब वहाँ पर इन ये जो अकाउंट्स हैं, ये जो बनाए गए जिनमें इतनी रकम, ये रकमें आई कहाँ से हैं? अब ये छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, मसलन एक है जिसकी जूतों की दुकान है, किसी का लोड शॉप है, मोबाइल फ़ोन की दुकान है, फोटोस्टेट शॉप है, ऑटो वर्कशॉप हैं, ट्राई शॉप्स हैं, टायर शॉप है, टॉय शॉप है, फर्नीचर शॉप है। शॉप वाला अरबों रुपया भेज रहा है, वो इनके अकाउंट में पैसे इनके डाल रहा है, वो इनके अकाउंट में पैसे डाल रहा है। अच्छा, अब आगे चले जाएं। अब आगे आता है कि वो जो बाहर से फॉरेन रिमिटेंसेज इनको आई, इनके अकाउंट में जब बाहर से पैसे आए हैं, नुसरत शहबाज के अकाउंट में 26 फिक्टिशियस अकाउंट्स हैं, उसमें 26 ट्रांजैक्शन हुई हैं, 1.9 मिलियन यानी कि 147 मिलियन US डॉलर। हमजा शहबाज ने 23 फिक्टिशियस FTTs उनको मिली हैं और उनकी मालियत है 2.98 मिलियन डॉलर। सलमान शहबाज उनको 127 फिक्टिशियस FTTs आई हैं, उसकी 18 मिलियन डॉलर है। उसके बाद जनाब राबिया इमरान है, वो उनका जो खावंद है इमरान साहब वो भी मफरूर हैं, उनको 10 फिक्टिशियस FTTs आई हैं, वो जो है उनकी जो मालियत है वो 0.75 मिलियन है। जवेरिया अली है, इनके अकाउंट्स में 28 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई हैं बाहर से जो पैसे आए हैं। अब ये भी नहीं बता रहे कि कौन से पैसे हैं, कौन बंदे पैसे, कहाँ से ये पैसे आ रहे हैं, लेकिन डॉलरों में इनको पेमेंट आ रही है। बात ये है यहाँ से इनकी शुगर मिलों के मुलाजमीन जो हैं वो अरबों रुपया, मेरा मतलब पीएन, क्लर्क, अकाउंटेंट, उनके अकाउंट्स में 1.5 अरब रुपया। समझा आपके और मेरे अकाउंट में तो कोई 10 रुपये नहीं डाल के जाता यकीन जाने या मुझे के, और इनके अकाउंट्स में ये सारे फैक्ट्स हैं। अच्छा, इसका जवाब कोई नहीं है, इसका जवाब है इसकी टोपी उसके सर पे, उसकी टोपी उसके सर पे, कि जनाब ये हमजा से पूछे, हमजा कहता सलमान से पूछे, सारा सलमान से। अच्छा, सारा सादिक अमीन इंटरनेशनल है, यहाँ पे जवाब तो दे दें यार। अच्छा, अब गुलाम रज़ा साहब, अब सवाल ये है कि वहाँ ना कोई सरकारी ओहदा इन्होंने रखा बरतानिया में, ना वहाँ पर इन्होंने कोई करप्शन की, ना वहाँ पर इन्होंने कोई जालसाजी की, यहाँ इक़्तिदार में रहे, यहाँ सरकारी ओहदे रखे, यहाँ सारा कुछ, ये जो केस है यहाँ है। वहाँ ना कोई इस तरह क्लर्कों के पैसे आ रहे हैं, यानी उनके अकाउंट्स में नहीं है, वहाँ इनकी कोई शुगर मिल इस तरह से नहीं चल रही, वहाँ मामला और है। यानी तो ऐसे कि जैसे वाइसरॉय यहाँ पर सारा करे करप्शन और जाके बरतानिया चल जाए, उसके बाद कह जी बरतानिया में तो मुझे, मतलब कि मलका बरतानिया तो मुझे बहुत प्यार करती हैं, तो यहाँ आपने लूटा है, अगर बड़े सगीर को, यहाँ अगर मुल्क को लूटा है, पाकिस्तान को लूटा है, तो जवाब आप यहाँ देंगे या वहाँ देंगे? यहाँ तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं यहाँ की अदालतें किसी काम की नहीं है, भारत की अदालतें बहुत अच्छी हैं, वहाँ लोगों का एतबार है, बरतानिया की अदालतें अच्छी हैं, यहाँ की बुरी हैं, यहाँ के जज जो हैं वो करप्ट हैं। सबसे पहले तो मैं जो बाबर डोगर साहब आज फरमा रहे थे, सारा उनका बड़ा गौर से सुना। मुझे तो लग रहा है कि शहजाद अकबर साहब की रूह जो है ना आज थोड़े टाइम के लिए इनमें हलूल कर गई थी। वो सारे डॉक्यूमेंट साथ लाए हुए हैं बाबर साहब, तो आज डॉक्यूमेंट साथ लाए हुए। नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स वही है ना जो शहजाद अकबर साहब के पास होते हैं, वही वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो जनाब बिल्कुल उनकी तर्ज पे इन्होंने आज तकरीर फरमाई है सारी। मैं बताऊं आपको कि इल्ज़ाम क्या है, इल्ज़ाम क्या है।
इल्ज़ाम ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पैसा लेके जाना। ज़ाहिर है अगर बरतानिया से पैसा वहाँ गया है, पाकिस्तान आया है, या पाकिस्तान से बरतानिया गया है, हर दो सूरतों में मनी लॉन्ड्रिंग ही कहलाएगा वो, अगर इलीगल मीन्स से वो रकम गई है जी। वहाँ से। ये तो उन्होंने कर दिया कि जो वहाँ अकाउंट हैं उनमें जो ऐसी कोई जो सूरत हाल है वो नज़र नहीं आई जी। अब बात ये थी, आप उन दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें शहजाद अकबर साहब की, जिन दिनों में ये कह रहे थे कि हम बड़े हम लंदन जा रहे हैं, हमने NCA के से बात कर ली है, हम वहाँ डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हैं, हम वहाँ पे तमाम केसेस जो हैं उनको दे रहे हैं। और वाक़तन कल हमने बात की थी, वो बिल्कुल इसी तरह से था कि तमाम रिकॉर्ड उठा के जितना इनके पास था वो सारा उनके हवाले कर दिया। अच्छा, फवाद चौधरी कहते हैं कि जी ये NCA ने हमसे रिक्वेस्ट की थी। फवाद चौधरी ने इसके जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कहते हैं जी वहां पर इनिशिएट हुआ, उन्होंने हमारे एसेट रिकवरी यूनिट से रिक्वेस्ट की NCA ने, हमने फिर उनको सब चीजें प्रोवाइड की, वहां से मामला इनिशिएट हुआ था। आप कह रहे हैं नहीं यहाँ से गया है, यही शहबाज शरीफ का कहना है। जी यही तो कॉन्फ्लिक्ट है। कल मेरा सवाल था शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब मैंने उनसे पूछा कि आपने लेटर लिखा था उनको, तो उन्होंने उसमें एडमिट किया। पहले तो सवाल को उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा सवाल किया, फिर उन्होंने एडमिट किया कि हमने बिल्कुल उनको खत लिखा था और उसमें हमने ये उनसे कहा था। ठीक है, ये कल की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लें उनकी, उसमें उनका एडमिशन है, बात उन्होंने की इस हवाले से। अच्छा, बात ये है कि अगर इन्होंने तमाम इंफॉर्मेशन को दे दी थी, देखें ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जो वहाँ से इनके अकाउंट्स कम से कम ये कह दिया गया है कि अकाउंट्स में कोई ख़राबी नहीं है, तो इट मीन्स के पैसे इधर ही कहीं पे डंप किए होंगे, या ये बाबर डोगर साहब पूछें शहजाद अकबर साहब से कि वो इतना अरबों खरबों रुपया जो किसी भी अकाउंटेंट के उसमें से निकल आया था, या वो जो पियोन है उसके अकाउंट से निकल आया था, वाला पापड़ वाला, ये इनका जवाब नहीं देते, वो तो सलमान शहबाज को डालते हैं कि वो बताएगा कारोबार का। तो सलमान शहबाज को तो क्लियर कर दिया उन्होंने, तो पैसे कहाँ, इधर ही रखे हैं उन्होंने, कोई ज़मीनें खरीदी हैं, कोई कुछ किया है, कुछ देखें एसेट्स बियॉन्ड मींस का तो आप मेरे ऊपर भी केस बना सकते हैं, आपके ऊपर भी बन सकता है, बाबर डोगर साहब के ऊपर भी बन सकता है, ये कोई मसला नहीं है। एसेट्स बियॉन्ड मींस का आप किसी पाकिस्तानी शहरी के ऊपर बना के दे दें, क्योंकि यहाँ पे FBR से जो रिलेटेड कोई भी अकाउंट जो है वो रिलेटेड ही नहीं है। हम FBR को बात बताने के लिए तैयार ही नहीं है, टैक्स हम देते नहीं हैं, तो हमारी डिक्लेयर्ड इनकम किसी की, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स होगा जिसकी 100% डिक्लेयर्ड इनकम होगी और वो बताएगा कि ये मैं घर ले रहा हूँ तो मैं इतनी बचत मैंने की है। या क्या पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे एक ग्रेड 20 का, ग्रेड 21 का या 22 का ऑफिसर वो घर बना सके 10 कनाल के ऊपर? ये डाइवर्ट हो रही चीजें, वापस कम टू द पॉइंट। शॉप वाले आपके रुपया भेज रहे हैं, उसका तो कोई हिसाब देना चाहिए ना कि वो क्या टायर शॉप वाले ने ऐसा आपको के लिए कर दिया, या आपने उसके लिए ऐसा किया कि वो आपको इतने अरब रुपए भेज रहा है, जो बेचारा कभी बाहर नहीं गया या उसकी कमाई सारी उम्र इतनी नहीं हो सकती, वो कहाँ से पैसे आ रहे हैं, उसका जवाब तो तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें, पहले तो आप केस फ्रेम करते हैं, आप बताते हैं कि ये जुर्म कमिट हुआ है, ये बता दिया इन्होंने कि ये जुर्म कमिट हुआ है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस हैं। इन्वेस्टिगेशंस में अगर आप समझते हैं, आपने उनसे पूछना है कि आपने ये किया वो किया, आपके पास तो आप कहते हैं दस्तावेज़ाती सबूत हैं, आप रेफरेंस फाइल क्यों नहीं करते? वो अदालत में केस जाए, वो अदालत वो एग्जामिन कर लेगी तमाम चीज़ें। कोई मुजरम कभी को माना है? आज तक जिसने कत्ल किया होता है वो नहीं मानता। सही, अच्छा चलिए सर, कभी आज तक हुआ जो कत्ल करता है वो तो नहीं मानता, वो उसके ऊपर फिर FIR के आगे चलान होता है, वो अदालत में चला जाता है, अदालत फैसला करती है सारी चीज़ों को देख के, मेरी बात सुने। अच्छा सर, तो ये जो बयानिया था ना करप्शन का, मैं एक जुमला कहता हूँ, जो करप्शन का बयानिया था ना वो यकीन माने पिट गया है। मेरा एक सवाल है उसामा साहब आपसे भी। जी, मेरा मतलब है कि आपके एसेट्स हैं, आप एक घर में रहते हैं, आपके पास गाड़ी है, आपका एक अकाउंट है, आपके घर में 1-2 मुलाजमीन भी हैं। अगर आपके घर के मुलाजमीन के अकाउंट से अरबों रुपए की रकम निकला है जो कि आपके मुलाजमीन हैं जी, और आपके भी बच्चों के नाम पे अरबों रुपए की रकम निकला है और 22 से अरबों डॉलर उनके अकाउंट्स में आ जाएँ,
तो नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए लेकिन और आपको गुलाम साहब क्या आपको नहीं बताना चाहिए कि ये कहाँ से आए हैं? बिल्कुल बताना चाहिए, क्यों नहीं बताना? यही सवाल है मेरा कि शहबाज शरीफ साहब अगर रमजान शुगर मिल के छोटे छोटे मुलाजमीन, क्लर्क, PN, अकाउंटेंट्स, उनके ये अकाउंट्स हैं, यही पूछा जा रहा है। रमजान शुगर मिल के मुलाजमीन है ही नहीं है। जी जी, अगर हैं तो इतनी बड़ी सर मैंने खुद कोर्ट में जाकर देखा और बेचारों को हथकड़ियां लगी होती हैं। वो सर तो जज साहब ने पूछा है ना इस दफा जज साहब ने पूछा है कि मियाँ साहब आप इसका जवाब दे दें। मियाँ साहब ने कहा जी कि मैंने ट्रेन बनाई, मैंने 2 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया। वो कहते हैं सलमान से पूछे घर बनाया, मैंने 25-15 अरब का फायदा पहुंचाया। मैंने जनाब मुल्तान मेट्रो बनाई, इतने अरब का फायदा पहुंचाया। मैंने जनाब सियालकोट मोटरवे बनाई, इतने अरब का फायदा पहुंचाया। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने मेरे पास पैसे कहाँ से आए? सर मैं मेरा मतलब ये है कि आप पूछें कि बाबर साहब आपके अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आए। मैं कहूँ कि जनाब मैंने फलानी बीट की, वहाँ से मैंने इतना नुकसान करवा लिया, वहाँ से इतना नुकसान करवा लिया, वहाँ से इतना करवा लिया। ये नहीं बताना कि ये कैसे है। अच्छा उनको मुलाजमीन को हथकड़ियां लगी होती हैं, उसको कहें कि बता दे। शहबाज शरीफ और हमजा जब पेश होते थे, जबकि गिरफ्तारी भी थी तब भी, तो वो हथकड़ियों के बगैर ही पेश होते थे बड़े प्रोटोकॉल से। वो जो मुलाजमीन 5-6 पकड़े हुए थे जिनके सारे अकाउंट का मामला था, वो गिरफ्तार वो होते थे और उनको हथकड़ियाँ भी लगी होती थी। अदालत मैंने खुद देखा है। अच्छा, अब अगली खबर हमारी बड़ी दिलचस्प है, बड़ी हैरान कुन है कि अब ये समझ नहीं आ रही कि बयानिए को क्या हो रहा है। अब गुलाम नबी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़ा गरज बरस रहे थे, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि जी मुफाहमती पॉलिसी से अगर मामलात बनते हैं, अगर मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम होती है तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अदावत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं कि जी मुझे कोई शौक़ तो लड़ने का है ही नहीं और मैं लड़ने की नीयत मेरी थी नहीं, लेकिन मुझे इस रास्ते पर चलने पर मजबूर किया गया है। तो वो अब भी कह रहे हैं कि यानी शहबाज शरीफ साहब जिस रास्ते पे चल रहे हैं उससे कुछ रिलीफ अगर मिल जाए तो 100 बिस्मिल्लाह। जो बात उन्होंने की है उसको उसी तनाज़र में देखें कि आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए अगर जो मसालियत है वो भी मसालियत के तहत आइन और कानून की हुक्मरानी कायम होती है तो की जाए। बात ये है कि इससे ज़्यादा पॉलिटिशियन क्या कर सकता है? क्या वो कहेगा कि आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए? ये जो बयानिया उन्होंने दिया और वो उस बयानी को लेकर चलते रहे कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म वो कहते हैं जी पनामा केस खत्म, नहीं कि अकामे पर जो मुझे निकाला गया वो केस वापस लो, ये है कानून की हुक्मरानी। और वरना तो इस वक्त पाकिस्तान में कानून आइन है नहीं उनकी नजर में। नहीं, आपको तो हर चीज ही खराब लगती है। नहीं गुलाम मुर्तज़ा साहब, मेरा एक सवाल है, मुझे एक बात बताएं। मुझे एक बात बताएं, यूसुफ रज़ा गिलानी को बाकी सियासी पार्टियों की तरह से तो वो रिजाइन करे, ये आइन की हुक्मरानी है। मियाँ साहब को कोर्ट सजा दे तो वोट को इज्जतों का इशू शुरू हो जाता है, ये आइन की हुक्मरानी है। बाकी आपका किसी और के लिए ज़ाब्ता कुछ और है और अपने लिए ज़ाब्ता कुछ और है। अच्छा, बाकी सियासी पार्टियों की तरह देखें, बाकी सियासी पार्टियां भी गाहे बगाहे इस तरह के कोई बयानात, कोई नाराज़गी का इजहार आपस में है ना। घर है सारा पाकिस्तान, किसका घर नहीं है? सबका है। तो एक दूसरे से नाराज़गियाँ, एक दूसरे के साथ गिले शिकवे, नारे ये चलते हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। आपस में भाई इख्तलाफ कर जाते हैं। नवाज शरीफ अगर वो वापस कौमी धारे की बात कर रहे हैं, आइन और कानून की बात कर रहे हैं, तो किसी को कोई इतराज़ नहीं है। वो आए, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबके लिए अवेलेबल हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, नून लीग के लिए भी, पीपल्स पार्टी के लिए भी, दीगर जमातों के लिए भी। और ये है कि कौमी मुफाद के ऊपर कोई समझौता ना करे। तो ये तो कौमी मुफाद के अदारे जो हैं वो इस बात के ऊपर तो उन्हीं वो भी यही कहते हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी जो है हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो यही चीज गारंटी कैसे दी जाए? अब उनकी नजर में अभी कानून मैं आपको बताता हूँ बुनियादी तौर पे जो सारे मामले में जो हल ये जो इतना मामला चलता रहा ना, वोट को इज्जत दो वाला और बाकी ये वो, उसमें ये देखे कि गेन क्या किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने। उन्होंने गेन ये किया है कि हर रोज उनके खिलाफ लीडें लगती रही अखबारात में, टीवी चैनल्स के ऊपर, प्रोग्रामों में, और वो हर शो में इन रहे। आप ये देखें कि कौन सी ऐसी जमात है जिसका नाम भी नहीं लिया गया, वो पीपल्स पार्टी। अब ये इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गुत्ता बातों बातों में
रहे हैं। अच्छा चले कि वो एग्जिस्ट कर गए हैं इस सारे क्राइसिस में, जितना भी बड़ा आया था। हाँ जी, और हमने कंटोनमेंट ये है कि अब इलेक्शंस आएंगे, इलेक्शंस में भी देख लिया। अच्छा बाबर डॉक्टर साहब, इसमें सवाल यह, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन बड़े फ्री एंड फेयर हुए हैं, ये सारे मानते हैं, ये सब मुस्लिम लीग ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी इदारों का तो कोई टकराव है ही नहीं, ये शख्सी सारा मसला था। और मैंने जितना अरसा सर्व किया, वज़ीर दिफा भी रहा, वज़ीर खारजा भी रहा, तो कभी फौज ने मुझे कोई तंग नहीं किया। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ कह दिया, दोहराने की जरूरत नहीं है, बात लंबी हो जाएगी। तो क्या चाहते हैं कि स्टैम्प पेपर पर कोई आर्मी चीफ DGIS है उनको लिख कर दे दें कि जी हमारा कोई रोल नहीं होगा, हम लिख कर दे रहे हैं हमारा। अभी उन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड में माना है, जो कि कंटोनमेंट इलाकाई छावनियां हैं, परमानेंट छावनियां, वहां पर इलेक्शन जनाब हो गया, ये बिल्कुल ठीक था, हम जीत गए हैं। तो क्या करें, किस तरह? वो जिसको कह रहे हैं जी आइन कानून की बालादस्ती कायम होती है तो मुझे कोई मसला नहीं, क्या करें? आइन में क्या लिख दें कि मियां नवाज शरीफ साहब खुश हो जाए? देखिए, आइन और कानून की जो हुक्मरानी है ना, वो इस तरह से बहाल होगी कि आज रात 12:30-1 बजे सारी कोर्टें खुलें, मियां साहब के हक में फैसले करें, मियां साहब एयरपोर्ट पर आएँ, मियां साहब को वहां पर बगी में इतवार को एक मिनट मेरी बात सुनिए। नहीं बाबू साहब एक सेकंड, मियां साहब को बगी में बिठा के प्राइम मिनिस्टर हाउस में लेके जाया जाए, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठाया जाए, तो तभी इस सर इतवार को अदालतें खुली हैं सर, वो बहाल होगी। शरीफ खानदान के लिए इतवार को अदालतें खुली हैं, ये पाकिस्तान की तारीख है सर। नहीं, रात को 12:30 या 1 बजे अदालतें खुले, हाई कोर्ट भी खुले, सुप्रीम कोर्ट भी खुले, सारे फैसले इनके हक में हो, इनको बहाल किया जाए। 1999 से या 2018 से ये प्राइम मिनिस्टर रिस्टोर हो, इनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठाया जाए, तो और जितनी अदालतें हैं वो इनके सारे केसेस वापस लें, तो तभी इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी जो है वो बहाल हो सकती है। मुझे एक बात बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, उसके बाद लोअर कोर्ट ने दे दी, हाई कोर्ट में आप जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जजेस करें, वो उस पर यकीन ही नहीं करते। वो ये कहते हैं जो फैसला उनके हक में आए वो आइन और कानून के मुताबिक, वही अदालत जमानत देती है, उस पे जो अदालतें हैं वही अदालत जमानत देती है, वो फिर उसके बाद बाहर जाते हैं वही अदालत, और वो जिस तरह भी प्रोसीजर फिर आगे और हो जाता है। अच्छा, वही अदालत कहती है जी वो तो अच्छा, इसमें भी एक ही जज कभी आइन की हुक्मरानी का वो जो होता है वो उस पर अमल कर रहा है, और वही जज जो है वो दूसरी दफा जो है वो जनाब वो बिका हुआ है। मेरा मतलब जब इनके हक में फैसला आ जाए तो आइन की हुक्मरानी है, जब हक में फैसला ना आए तो फिर सारा कुछ ही गैर आईनी है इस मुल्क में। अभी भी उसामा साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, आज जो ताकतें हैं, मियां साहब को गो हेड दे दें कि मियां साहब आप जाएं, आप पे केसेस भी वापस हो जाएंगे और जनाब इलेक्शन भी होगा और आप जीत के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अगर अगले 10 घंटे में मियां साहब पाकिस्तान ना हो, मैं देखूंगा कौन सा आइन, कौन सी हुक्मरानी, अदालतें चाहे रात को 3 बजे खुलें, 2 बजे खुलें, उनके फैसले वापस होने चाहिए, फौरी तौर पर इलेक्शन होना चाहिए, और ये छोटी होनी चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो मैं देख लूंगा कि आइन और कानून की कितनी हुक्मरानी पे वो खुद अमल दरामद। बिल्कुल ठीक है सर। ब्रेक है। पाकिस्तान में जो आप बाबर डोगर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अदालतों के फैसले कोई और करवाता है? मैं तो कह रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ कि आइन और कानून की हुक्मरानी है, लेकिन मियां साहब की ख्वाहिश है, मियां साहब ये चाहते हैं कि इस तरह से हो। कहते हैं कि वो अगर उनको मियां साहब करवाते रहे वो तो रातों रात फैसला अभी सबूत का नहीं पता, लेकिन फोन जो है वो सारे के सामने आ चुके हैं, वो मान चुके हैं। जस्टिस अब्दुल कयूम साहब होते थे, उनको जो फोन गए हैं, जो सेंटर से मान साहब फोन करते थे जजेस को, वो सबको पता है। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं और बात करेंगे नून मुकदम केस की, जिसमें जो मरकज़ी मुलज़िम है उसके वालिदैन की ज़मानत की दरख्वास्त जो है मुस्तरद हुई है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला मरीम नवाज साहिबा के कुछ बड़े अहम बयानात भी सामने आए हैं। एक तो ये कि वो कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब, उनकी कोशिश है, उनकी ख्वाहिश है दिसंबर से पहले नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं। इसमें इलाज का 3 ऑपरेशन होने उनके, और ये बात साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब ने कही है। 3 ऑपरेशन, उनका कहीं जिक्र नहीं है। और ये तो मरीम साहब माजी में कह चुकी हैं कि जी आज शाम को मैं बुला लेती हूँ, मुझे गारंटी कर दें इंसाफ की। इंसाफ यानी वही जो बाबर साहब बात कर चुके हैं कि हमारे हक़ में फैसले हो जाएं, तो फिर ज़ाहिर और क्या है इंसाफ। तो फिर आज शाम को बुला लेती हूँ। तो इतना बड़ा झूठ है फिर गुलाम रसूल साहब ये कि जी इलाज हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, लिख कर अदालतों में देकर अगर आप झूठ बोलेंगे तो फिर आप कहते हैं जी सर्टिफाइड सादिक रमीन इंटरनेशनल, यहाँ आप अदालतों में लिख कर देने इलाज के लिए जा रहे हैं, ना एक दिन वहाँ पर दाखिल हुई और उसके बाद कह रहे हैं आप जी दिसंबर से पहले आ जाएंगे। डॉक्टर जब तक नहीं कहेगा आप कैसे ला सकते हैं? मरीम साहबा कह रही हैं दिसंबर से पहले ले आएंगे। दूसरा वो कहती हैं जी जो मुबैना वीडियोज़ आई हैं
मोहम्मद ज़ुबैर साहब की, उनको काफ़ी देर से धमकियाँ मिल रही थी। हकीकत क्या है ये अल्लाह जानता है, ये ज़ुबैर साहब जानते हैं, ये उनका दोनों का मामला है। लेकिन मरीम साहबा जो वीडियोज़ लाती हैं या जिनका वो कहती हैं जी मैं वक्त पर लेकर आऊँगी, मेरे पास भी वीडियोज़ हैं, तो वो जब नवाज शरीफ साहब कहें तब वो ऑथेंटिक हैं, इनका वो मामला अल्लाह पर छोड़ती हैं ज़ुबैर साहब पर, इनकी हकीकत का नहीं पता। हकीकत वो है जो मरीम साहबा वीडियोज़ लाएँ। देखिए जो वीडियोस आई हैं नाज़ेबा उनकी ज़ुबैर साहब की, या उससे पहले या उसके बाद भी कुछ वीडियोस जो हैं वो बाहर निकली हैं, वो वाक़तन एक ऐसा इन्हतात है हमारे यहाँ कि अब ये हालत है कि कोई शख्स किसी भी जगह पे महफूज नहीं है किसी भी लिहाज से, और अगर कोई गैर अखलाकी सरगर्मी करता है तो उसको बाकायदा तौर पे उसका एहतसाब होना चाहिए। उसको उस वक्त देखें, जो लोग उस वक्त वीडियो बना रहे थे, क्या वो पकड़वा नहीं सकते थे उनको वहाँ मौके पे? तो वो मौके पे पकड़वाना चाहिए। और अगर वो ब्लैकमेल कर रहे थे तो फिर वो उनको ब्लैकमेलिंग वाले लोगों को सामने लाना चाहिए, वो बयानात दें। हाँ, जिनको कह रही हैं कि धमकियाँ मिल रही थी। लेकिन अगर इस तरह की चीजें नहीं हैं कि धमकियां मिल रही थी तो कंप्लेंट क्यों नहीं करते ज़ुबैर साहब? वो उन्होंने जो कहा कि इनका मामला जो है वो अब ये बड़ी अजीब बात है इस वक्त ना मुआशरे में। रोज़ाना आप देखते हैं कि किस तरह के केसेस रोज़ आपके सामने आ रहे हैं, रोज़ सियासतदानों की वीडियोस आ रही हैं, रोज़ सियासतदानों के हवाले से बहुत कुछ आ रहा है। लेकिन जो चीज़ें आने वाली हैं, जिन चीज़ों के हवाले से मरीम ने कहा था कि वो आएंगी, वो उन चीज़ों के हवाले से मैं ये आपको बात बता दूं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं, उनकी अपने जूनियर जजेस से बातचीत है, उनकी गुफ्तगू कॉल टेप रिकॉर्ड्स हैं, इस तरह की है। उससे पहले चीज़ों को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया जाएगा कि वो भी वीडियोस इसी तरह होंगी, कोई कहेगा फेक है, कोई कहेगा असली है, फोरेंसिक करा लें, इस तरह का ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जज साहब जाने अल्लाह जाता है। अच्छा, तो ये बताएं, ये नवाज शरीफ साहब की वापसी, जल्दी से इस पर हम बात कर लें कि ये दिसंबर में वो कह रही हैं जी चाहती हैं वो, तो इससे पहले वो कह चुकी हैं मैं शाम को बुला लेती हूँ। तो सर इलाज का क्या है? यानी हमारे यहाँ आप झूठ का कोई मसला ही नहीं है, आप लिख कर अदालतों में झूठ बोल कर चल जाए जी हम इलाज के लिए जा रहे हैं, ज़िंदगी मौत का मसला है। अब कोई एक दिन हॉस्पिटल में नहीं दाखिल हुए। नवाज शरीफ बीमार तो हैं, ये कौन कहता है कि वो बीमार नहीं है? ये तो अगर कोई भी बंदा पाकिस्तान में 50 साल तक का भी जो एज है जिसकी, वो बेशक मियां नवाज शरीफ जैसी लग्जरियस लाइफ जो है वो ना गुजार रहा हो, लेकिन आप उसको पूछेंगे 5-6 बीमारियां तो उसको भी निकल आएंगी, तो बेयर विद देम कि वो होता है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो वो डॉक्टर्स जो उनका कह रहे हैं कि उनसे मुशावरत करेंगे, मियाँ साहब को बताएंगे डॉक्टर्स कि वो ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो आ जाएंगे। नहीं तो बाहर बैठ के जिस तरह से अभी वहाँ वो बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पे गुजारते रहेंगे। चलिए ठीक है, तो ये तो डॉक्टर्स के ऊपर है। मुस्कुरा रहे हैं बाबर साहब, देखिए मुझे हंसी आ रही है गुलाम मुर्तज़ा साहब कि वो जिनसे उन्होंने मुशावरत करनी है वो डॉक्टर होंगे। सर जिनसे मुशावरत करनी है वो आपको भी वो डॉक्टर ही हैं, सर्जन है, सर्जन वो सर्जन है। ये भी सही है। वो जिनके कहने पे उन्होंने आना है और जिनका वो इंतजार कर रहे हैं दिन रात, वो अपने मोबाइल की तरफ देखते रहते हैं कि शहबाज शरीफ ने कहाँ तक बात पहुंचाई या मरियम कहाँ तक अपने बयानिए को लेके गई, किसने रब्ता किया और लंदन में उनसे कौन कौन रब्ता कर रहा है, और बाहर की जो ताकतें हैं उनकी तरफ से उनको कितना गो हेड मिल रहा है। चीफ सर्जन जब तक मियाँ साहब को गो हेड नहीं मिलेगा, जब तक मियाँ साहब को एश्योरेंस नहीं मिलेगी, मरियम उस वक्त तक उन्होंने पाकिस्तान सारा टोपी ड्रामा है। मरियम का टोपी ड्रामा है, दिसंबर में आ जाएंगे, ये भी ड्रामा है। और ड्रामा हो रहा है कि वो बाहर जाएंगे, यहाँ से पॉलिटिशियन उनसे मशवरा करेंगे। जब तक उनको गो हेड नहीं मिलेगा वो नहीं आएंगे। चाहे मैं ये आपको क्लियर कह रहा हूँ, चाहे वो 1.5 साल चाहे 2 साल, जब तक उनको गो हेड मिलेगा। चले एक मैं आपको बता दूं, हमजा साहब को एक लाइफलाइन मिली है कि जुनैद सफदर के हवाले से उन्होंने कहा जी अभी सियासत में आने का कोई फैसला नहीं किया। मरीम साहब ने 2 साल के बाद आएंगे इलेक्शन के, तो फिर हमजा साहब फारिग। जिस दिन जुनैद सफदर आ गए, क्यों गुलाम रज़ा साहब? वो तो जुनैद सफदर जो है वो अपने ऐसा देखे वो बच्चा है बिल्कुल अभी, और इस तरह से ना वो इस तरह से फौरी तौर पे पॉलिटिक्स में आ सकता है, ना कोई ऐसी कोई पोजीशन उसकी बन सकती है। अभी बड़ा वक्त होता है,
क्या ख्वाजा आसफ, शाह खान अब्बासी और दीगर बाकी लोग जो हैं वो हाथ बांध के जुनैद सफदर के पीछे खड़े हो जाएंगे? मरियम के पीछे खड़े हो गए, नहीं सर, मैं छोड़ दे, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं होंगे। हाल देख लिया है, मैं गारंटी कर रहा हूँ वो खड़े होंगे। नवाज शरीफ साहब एक दफा कह दे, वो छोड़े मरियम कहते हैं। ऐसी बात नहीं है सर, मरियम नवाज कह के देख नहीं है, मरियम के पीछे भी नहीं खड़े। मैं आपको बता रहा हूँ कि मरियम के पीछे भी नहीं खड़े, मरियम नवाज के पीछे भी नहीं खड़े हाथ बांध के, हमजा के पीछे नहीं खड़े, मरियम नवाज के पीछे भी हाथ बांध के नहीं खड़े। वो लोग खड़े हैं तो शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं, वो मरियम के पीछे भी हाथ बांध के नहीं खड़े, नवाज शरीफ के साथ खड़े। अभी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पार्टी को देख रहे हैं, मिलाते हैं, वो लोग खड़े होते हैं साथ हाथ बांध के। आज सर मैं आपको तो सर वीडियोस देख लेते हैं, तस्वीरें देख लेते हैं, आप जिसका कहते हैं देख लें। मरियम साहब के पीछे हाथ बांधे हो तो बताएं 1990 में नवाज शरीफ की कितनी उम्र होगी? मोहम्मद खान जुनैद जो एक सीनियर पॉलिटिशियन, उन सब को छोड़ के सारी पार्टी नवाज शरीफ के पीछे खड़ी हो गई थी। बड़े बड़े बाबे, बड़े बड़े सीनियर, वो पैसा जब आ जाए तो सर इक़्तिदार के पीछे ये सारे लोग, इक़्तिदार को पता चले कि जनाब ये 2 साल के बच्चे के पीछे खड़े होकर मिलना है तो ये सारे उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। मुर्तज़ा साहब यहाँ पे कौन सी? अच्छा चले आप छोड़ दें, मैं नाम ले लेता हूँ। मियां जावेद लतीफ साहब बताए नहीं खड़े होंगे? गुलाम साहब नहीं खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे। चले सर ठीक है, चले इंशाल्लाह प्रोग्राम चलता रहे, आप भी हमारे साथ हों। और चले अब देखते हैं कब ये तो मरियम करता है नवाज शरीफ एयरपोर्ट पे जिस दिन उन्होंने ऐलान कर दिया जुनैद सफदर का, आप देखें जिस दिन जुनैद सफदर साहब का ऐलान हो गया कि वो आ गए हैं पार्टी में और कोई जूनियर नाइब किस्म का कोई सदर वगैरह भी हो गए, तो मैं आप देख लीजिएगा पीछे सारी लाइन लगी होगी। अच्छा जी, हमने बहुत ही सीरियस इशू नून मुकद्दम केस, उसमें ये पेशरफ्त हुई है जिसका मैं खुद मानता हूँ। हमने प्रोग्राम में भी ये बात कही कि जी बड़ा प्रेशर होगा, बड़े बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, बड़ा पैसा है, हमारा जो निज़ाम इंसाफ है उस पर बड़ा दबाव आएगा। लेकिन अभी तक बाबर डोगर साहब ये हमें मानना पड़ेगा कि प्रोसिक्यूशन में गलतियाँ होंगी, ये भी बातें आई कि जी पुलिस जो है वो बड़ा उसको प्रोटोकॉल भी ये सारा कुछ। लेकिन अदालतों से अब देखें, यानी पहले निचली अदालत से इनकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई ज़मानत की, और ये मरकज़ी मुलज़िम मुस्तरद नहीं किए जा सकते, यानी इसके वालिदैन मरकज़ी मुलज़िम के। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी दरख्वास्त जो है वो खारिज हो गई ज़मानत की, जबकि वहाँ मौजूद नहीं थे, कहते जी हमारा कोई इसमें किरदार नहीं है। तो ये केस तो बड़े ना सिर्फ सख्ती से चल रहा है बल्कि ट्रायल 8 हफ्तों में मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। देखें उसामा साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ट्रायल हो रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, बहुत ज़्यादा खामी है, बहुत सारे इशू पे पुलिस जो है वो कंप्रोमाइज़ हुई है, लग रहा है कि वो कंप्रोमाइज़ हुई है। हालांकि ये वो केस है जिसका नोटिस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने लिया और ये एक हाई प्रोफाइल केस है। सर उसके बावजूद मतलब मैं मरकजी मुलजिम तो छोड़ देना, जिसने कत्ल किया है मुबैना तौर पर, क्योंकि इल्जाम अभी तक हम तो नहीं फैसला करते, लेकिन बहरहाल वो नजर आ रहा है तो उसके वालिदैन वहाँ मौजूद नहीं थे, मगर उसके बावजूद उनको जमानत नहीं मिल रही। बाकी तो इशू ये नहीं है। जो लास्ट प्रोसीडिंग हुई थी उसमें कोर्ट ने उनसे टाइमलाइन पूछी थी कि वालिदैन का कब रब्ता हुआ उनके साथ, मर्डर कब हुआ। जी पुलिस ने बताया था, सिर्फ उनका व्हाट्सएप का हमें नहीं पता। देखा सारी टाइमलाइन के साथ बात हुई। मसला ये है कि मर्डर होने से पहले वालिदैन को ये पता चल चुका था कि नून मुकद्दम जो है वो इसके पास मौजूद है। जी बेचारी ने भागने की बजाय कि वो पुलिस को फ़ोन करते, वो उसकी जान बचाने की कोशिश करते, वो उन्होंने कभी फिजियोथेरेपी सेंटर फ़ोन कर दिया, कभी इधर फ़ोन कर दिया, उन्होंने कोई ज़रा भी ये कोशिश नहीं की कि नूर मुकद्दम जो है उसकी जान बचाई जाए। इसके बरक्स वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करते रहे, अपने बेटे को बचाने की कोशिश करते रहे। अगर बर वक्त पुलिस आ जाती, अगर वो बर वक्त पुलिस को बता देते तो शायद ये वाकया होता ही ना। सर तो जब उसके वालिदैन की जो जुर्म में भागने की कोशिश की है, वो गार्ड ही उसकी मदद कर देते, गेट ही खोल देते, बड़ा दुख होता है। उफ। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, जिस तरह से केस चल रहा है, एक चीज़ तो ज़रूर है कि पुलिस का भी आपने भी हवाला दिया था कि वो कई जगहों पर लगता है कि वो कहते हैं जी यहाँ यानी हम नहीं कुछ कर सकते, तो हमें ये नहीं पता कि बात क्या हो रही थी, लेकिन ज़रूर है कि इस वक्त तक फ़ोन कॉल्स चल रही थी और बताया जा रहा था कि यानी इन्होंने बजाय पुलिस को बुलाने के इसके वालिदैन ने मुसलसल से बात हो रही थी, वो थेरेपिस्ट को बुला लिया और वो यानी ऐसे लग रहा था कि ये इस सारे मामले को छुपाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, बल्कि अपने बेटे को बचाना चाह रहे थे इस कत्ल के बाद भी। बहुत अच्छा फ़ैसला है आज के हवाले से, जो इनकी ज़मानतें जो हैं वो मुस्तरद हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और फिर 2 माह का वक्त दिया गया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में इस केस का जो है ट्रायल मुकम्मल किया जाए। उन तमाम मुल्ज़मान जो किसी भी शवाहिद में गड़बड़ कर सकते हों या शवाहिद को तब्दील कर सकते हों, उनको कभी ज़मानतें नहीं दी जाती।
और ये मरकज़ी मुलज़मान में शामिल हैं। लेकिन एक पहले भी मैंने जिक्र किया था, अभी भी कर रहा हूँ कि थेरापी वर्क्स के मालिक और 5 मुलाजमीन जो कि बराह रास्त इन्वॉल्व थे इसमें, कि जब वो कत्ल, इक़दाम कत्ल, और ये भी आप देखें कि एआनते जुर्म, वो एआनते जुर्म के मुजरम थे और भट्टो साहब को एआनते जुर्म में फांसी लगी थी। अब एआनते जुर्म करने वाले जो लोग हैं वो ज़मानत हो गई उनकी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो भुट्टो साहब कहता है कि जिन्होंने कत्ल करवाया भी वो था। इसमें यह है कि वो थेरेपिस्ट जो हैं वो तो यानी कत्ल तो नहीं करना चाहते थे, उन्होंने छुपाने की कोशिश की, ये एक अलग मामला हो सकता है। यानी कत्ल तो इसने खुद किया, वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है, देखिए 302 में 302 में कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है, शवाहिद को बिगाड़ना, शवाहिद को ख़राब करना और शहादतों को इस तरह से फैब्रिकेट करवाना या करने की कोशिश करना कि आपका जुर्म जो है जुर्म ना लगे, तो ये भी बराबर का जुर्म है। सही, मगर वो कहते हैं हमने तो बड़ा पकड़ा है, हम बांधा, हमने पकड़ा, हमने पुलिस के हवाले हमने किया। जी जी, अभी वो बाहर निकल गए, बड़ी इधर उधर से बातें कर रहे हैं वो, और फिर वो जो काम करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, वो अब उनके ज़रिए से हो रहा है। कहीं पे ये बयानात दिलवाए जा रहे हैं, रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है कि ट्रायल में पेश किया जाए कि ये जो ज़ाहिर जाफ़र है ये ज़हनी मरीज़ था और इसको बाकायदा यही समझा जाए कि ज़हनी मरीज़ है और किसी तरह से इसको फांसी ना हो और इसको फांसी की जगह पे उम्र कैद हो जाए, और फिर बाद में उम्र कैद को जिस तरह से भी कोई गुड हैबिट्स और गुड बिहेवियर और ये करते हुए तो थोड़े वक्त में ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग, ये मैं बताऊँ आपको, ये यहाँ मुख्तलिफ हल्कों। ठीक है, अच्छा सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अमेरिका ने फिर अपने असल रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं और अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियों की बात हो रही है कि जी अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार चूँकि पाकिस्तान है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन की जाए और पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाई जाए। ये क्या हो रहा है, ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला 22 सेनेटर्स, अमरीकी सेनेटर्स ने एक बिल पेश किया है सेनेट में कि जिसके तहत वो चाह रहे हैं कि जी इन्वेस्टिगेशन हो, तहकीकात की जाएं कि ये 2001 से 2020 तक कि जो अमेरिका को जो शिकस्त हुई है 20 साल अफगानिस्तान में जंग लड़ने के बाद, शिकस्त की वजूहात क्या हैं और उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है, और इस पर तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान पर भी पाबंदियाँ लगाई जाएँ अगर पाकिस्तान का कोई रोल नज़र आता है। अब ये चीज़ जो हो रही है ये पाकिस्तान के साथ माजी में भी हो चुका है। 90 की दहाई से पहले हम बहुत पसंद थे अमेरिका को, और उसके बाद फिर 90 की दहाई में जनाब पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। उस जब ये रूस वाला मामला सारा ख़त्म हो गया, रूस टूट गया था, तो उसके बाद फिर हम 2000 में देखते हैं कि जनाब वो दहशत के खिलाफ जंग में फिर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है, बहुत अच्छे ताल्लुकात रहते हैं, उसके बाद फिर सिलसिला कुछ और चल पड़ता है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये पाकिस्तान के साथ क्यों होता है? शीरी मज़ारी साहब भी कह रही हैं जी पाकिस्तान को फिर कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। अमेरिका यानी वियतनाम में फिर किसने शिकस्त दे दी? इराक की सूरत हाल का क्या पाकिस्तान जिम्मेदार है? शाम की सूरत हाल का पाकिस्तान जिम्मेदार है? लिबिया का पाकिस्तान जिम्मेदार है? किस किस चीज़ का हम जिक्र करेंगे? तो अब ये 80,000 जानें कुर्बान करके $100 अरब से ज़्यादा नुकसान मईशत का हो गया, 450 ड्रोन हमले हम पर होते रहे, तो क्या ये हमारे साथ ये कब तक होता रहेगा इस तरह? देखें, ये अमेरिका की पुरानी आदत है कि जब भी उसे काम अपना निकलवा लेता है तो फिर बाकी वक्त इस तरह से गुजारता है कि जैसे वो कभी उसने एहसान लिया ही नहीं है। ये वही अमेरिका है जिसने तालिबान को पैदा किया और सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए जो काम पेंटागन, CIA और वाइट हाउस ने किया उसमें हमसे मदद ली गई, ये एक फैक्ट है। और अगर इन्होंने 20 सेंटर्स ने जो कमेटी है सवालात उठाए हैं, तो ये हिलरी क्लिंटन का इंटरव्यू क्यों नहीं उठा लेते जिसमें वो बताती हैं कि ये दिसदार प्रोडक्ट तालिबान और उनको हमने इस्तेमाल किया, हमने चलाया, और उसके बाद फिर हमें दीगर मुकासद के लिए हमें फिर इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना पड़ा। तो वो तो सारे जितने सवालात इस कमेटी के रूबरू पेश हुए हैं वो हिलरी क्लिंटन ने तमाम का जवाब दिया हुआ है। वो मेरा ख्याल है काफ़ी इनफ रिप्लाई है कि वो इन सेंटर्स को सुनवा दिया जाए और दिखा दिया जाए। ये अमेरिका जो है ये ख़ित्ते में यहाँ पे जब आया
तो यहाँ पे रहते हुए हम उस वक्त भी अपनी हुकूमत को, अपने ज़िम्मेदारान को ये बात कहते रहे कि पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप नहीं की जा रही, पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है। और पाकिस्तान को वो बात फिर बार बार करनी पड़ती है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा बरगे मुफाजात। ये अपने आप को दुनिया का क्योंकि बड़ा लीडर समझता है और वो कहता है कि मैं सुपर पावर हूँ। हालांकि आप ये देखें कि सुपर पावर बनने में सबसे ज़्यादा किरदार जो था वो इसी खित्ते के मुमालिक पाकिस्तान का था, क्योंकि सोवियत यूनियन टूटा तो तभी ये उसकी हेजमनी ख़त्म हुई, तो ये अमेरिका सुपर पावर जो है बना। तो अभी ये इस वक्त सवाल उठ रहा है दुनिया में, पूरी दुनिया में, कि कौन सुपर पावर है, क्योंकि लोगों का जो हवा बना हुआ था अमेरिका के हवाले से वो टूट गया है, वो हेजमनी टूट गई है अमेरिका के हवाले से। अब हर खित्ते में जहाँ इन्होंने जंग शुरू की थी वो हर जंग हर जगह से हार गया है। तो क्या इराक में पाकिस्तान ने मदद की लोगों की, शाम में पाकिस्तान ने मदद की, वियतनाम में पाकिस्तान ने मदद की, या किसी और जगह मदद की? क्या करता पाकिस्तान? पाकिस्तान तो खुद इस हद तक पाकिस्तान नुकसान उठाता रहा है, पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाता रहा, पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद हो गई, पाकिस्तान के लोग शहीद हो गए, 70-80 हज़ार बंदा हमारा शहीद हो गया। पाकिस्तान में एक पूरी नस्ल ज़हनी तौर पे अब मैं ये कहता हूँ कि वो मरीज़ बन चुकी है, कि वो इनकी जो यहाँ पे चीज़ें चल रही थी अफ़गानिस्तान के हवाले से, हमारे सोशल जो फैब्रिक था उसमें तब्दीली आ गई। अफ़गानी पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, जहाँ जहाँ वो रहते थे पूरा सोशल फैब्रिक हमारा मुतासर हुआ, हमारी सड़कें टूट गई। क्या अब हमें कलेक्शन सपोर्ट फंड की मद में अमेरिका देता रहा 300-350 बिलियन डॉलर पूरे 20 साल में, ये है अमेरिका। और यहाँ पे कितने खरब डॉलर लगाया, उससे आधे भी अगर वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पाकिस्तान के साथ बातचीत कर लेता कि ये इसको डिस्ट्रक्शन नहीं करना, इसको कंस्ट्रक्शन करना है अफगानिस्तान को, तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये सलाहियत थी। पाकिस्तान के सिर्फ पैसे की कमी है, लीडरशिप की कमी नहीं है। पाकिस्तान में जो फोर्सेस हैं हमारी वो इतनी मजबूत हैं, स्ट्रेटजिकली समझती हैं खित्ते की सूरत हाल को, वो कंट्रोल कर सकती है चीज़ें, वो बातचीत से भी कंट्रोल कर लेती हैं, वो कहीं किसी और तरीके से कंट्रोल करना हो तो वो भी उनको आता है। तो ये तो इन्होंने जो अजीब बात है कि पाकिस्तान पर इतना कि जी ट्रंप ने इतना किया कि जी जल्दी कराओ मुज़ाकरात हमारे, बस हमने निकलना है, जिस तरह करो, मतलब जो भी हो सकता है। पाकिस्तान पर दबाव डलता रहा कि हम किस तरह उनको करें, क्या करें। खैर वो इमरान खान से कहते हैं चूँकि उनकी फैमिलीज यहाँ थी इसलिए वो थोड़ा बहुत सुन लेते थे, अब आप किसी पर किसी हद तक दबाव डाल सकते हैं। अब इस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन एक दूसरी तरफ हरबा ये कह लें या क्या कह लें कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की पहली दफ़ा मुलाकात होती है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से, और उसमें भी ये बात कही जाती है जी हम तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर हमारा एक एजेंडा नज़र आ रहा है। फिर अब अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा का दौरा हो रहा है पाकिस्तान का, 7 अक्टूबर को आएंगी। तो ये वही कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है कि जी कहीं लालच दो, कहीं धमकी दो पाकिस्तान को। बाबर साहब जो अमेरिका के हवाले से मैं एक जुमला करूंगा, एक बात सिर्फ मुझे करनी है साहब जल्दी से, कि मैं जल्दी से एक बात मैं करता हूं कि जिस भी मुल्क ने अमेरिका के ख़िलाफ़ आंखें निकाली हैं, वो बेशक इतना छोटा सा क्यूबा क्यों ना हो, उसका बाल बिका अमेरिका नहीं कर सका, और जो दोस्तियां गांठते रहे उसको हमेशा डंग मारा अमेरिका। अब अभी यमन की सूरत हाल असेंबली वहाँ से भी निकले जी। बाबर साहब जल्दी सर, 1 मिनट है। तो समझ साहब असल होना तो ये चाहिए था कि ये 20 साल में जो $2 खरब अमेरिका ने वहाँ पर लगाए हैं, इन्वेस्टिगेशन तो ये होनी चाहिए थी कि अमेरिका और जो नेटो फोर्सेज है ये पैसा कहाँ पे लगा। वो जो 3.5 लाख की फ़ौज खड़ी की थी, वो फ़ौज जो है वो कहाँ पर गायब हो गई। कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी जो ये पैसा खा गई। इंडिया इसमें से इंडियन कंपनीज जो हैं उन्होंने कितना पैसा खाया। इंडिया ने जो अरबों डॉलर के बिल बना के अमेरिका को जाली बिल दिए और उससे अरबों डॉलर कमाया, उसका हिसाब होना चाहिए था। वहाँ पर अमेरिका दुनिया का सबसे सुपर पावर, उसके बाद दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज, वो नेटो फोर्सेज, दुनिया का सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन। आपका क्या मतलब है कि पाकिस्तान इतना ताकतवर था कि पाकिस्तान ने अमेरिका और नेटो फोर्सेज को हरा दिया वहाँ पर, मगर ये कहना चाह रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि वो पाकिस्तान जो तालिबान के साथ इनके मुज़ाकरात करवाता रहा, क्या पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी जो है वो आपके सामने है? क्या हमारी इतनी हालत थी कि हम पूरी सुपर पावर को वहाँ पर हरा देते? असल जो चीज़ें हैं उनकी तरफ देखना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है उसामा साहब, एक और बड़ी अहम जो खबर है वो है अहमद ज़ई साहब। ये अहमद ज़ई साहब जो हैं
ये अफगानिस्तान में ये मुजाहिद जिन्होंने रशिया के ख़िलाफ़ जंग की, ये उसमें उन्होंने उनके साथ लड़े, उन्होंने बड़ी एफर्ट की। और उसके बाद ये है कि ये 1995 से 1996 तक अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे। अच्छा। ये बड़े ज़बरदस्त मुजाहिद थे। अब ये जो है ये बड़ी अचानक हैरत हुई कि ये इंडिया में है। क्या कह रहे हैं और इंडिया के जो शहर है दिल्ली के साथ जो दारुल खिलाफा उसके साथ जो शहर है गुड़गांव, ये वहाँ पर थे, काफ़ी अरसे से गोशा नशीनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब ये जो है जनाब अब ये वापस जा रहे हैं और इन्होंने कम्युनिस्ट के ख़िलाफ़ बड़ी 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 लड़ाई लड़ी। 1978 से लेके 1992 तक इन्होंने ये लड़े और उसी के बाद और ये भारत में रहे हैं। ये भारत में है। अब भारत एक तरफ देखे कि कहीं आप तोरापुरा में और कहीं पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं और भारत जो है चुप करके वहाँ पर वो अपना काम डाली जा रहा है, उनकी दुनिया की नज़रों से ओझल है, खामोश बैठा हुआ है। और वहाँ पर देखे किन किन लोगों को पनाह दी गई और किस तरह रखा गया। और ये पाकिस्तान में होते तो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ होनी है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।